हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। इसमें हम कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कॉमर्स में से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पर हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एचआरडी इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, एचआरडी का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये किससे रिलेटेड है? वर्क इंप्रूवमेंट से, एरर से, प्रॉफिट से या प्राइसिंग से? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एचआरडी वर्क इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स लगे हुए हैं यानी कि एम्प्लॉयज, उनके काम को इम्प्रूवमेंट करना, जो भी उनको ड्यूटी असाइन की गई है उनको इम्प्रूव करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और किसी भी तरह से अगर किसी कोर्स की जरूरत है तो वो कोर्स करवाना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है, इन अ 360 डिग्री ऑफ अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय हिज परफॉर्मेंस इज रेटेड बाय। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे अप्रेजल के, तो 360 उसमें से ही एक मेथड है। उसके अंदर परफॉर्मेंस को कैसे रेटेड किया जाता है, किसकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है? सुपीरियर की, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की, सुपीरियर एंड पीयर्स की, या फिर सुपीरियर पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स की? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुपीरियर्स, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पेड अ फिक्स्ड अमाउंट रेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा वेज सिस्टम है जहां पे एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है रेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट? तो ऑप्शन है हमारे राइट, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, या फिर पीस कम बोनस रेट सिस्टम। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है वन, जो कि है टाइम रेट सिस्टम। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है टाइम के अंदर। इसमें आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पेड अकॉर्डिंग टू आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को आउटपुट के अकॉर्डिंग पे किया जाता है? टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, या फिर पीस कम बोनस सिस्टम? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द बेच पेमेंट सिस्टम एन एम्प्लॉय विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनहेंसिंग आउटपुट। यानी कि ऐसा कौन सा बेस सिस्टम है जिसके अंदर एम्प्लॉय लीस्ट इंटरेस्ट होता है आउटपुट को ज्यादा प्रोड्यूस करने में या फिर उसको एनहेंस करने में? ऑप्शंस हैं टाइम रेट सिस्टम, बी पीस रेट सिस्टम, सी बोनस पेमेंट सिस्टम, या फिर डी टाइम कम पीस रेट सिस्टम? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज और आर टाइप ऑफ टेस्ट। यानी कौन से इसमें टाइप ऑफ टेस्ट है? इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये सभी टाइप्स ऑफ टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवन प्लान इज अ। तो रोवन प्लान किस तरह का प्लान है? ये एक इंसेंटिव प्लान है, या फिर मोटिवेशन करता है, टास्क प्रोवाइड करता है, या फिर वर्क के लिए है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, ये एक इंसेंटिव प्लान है। रोवन प्लान के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द जॉब इज अ बेसिक पार्ट ऑफ। यानी किसी भी जॉब को आइडेंटिफाई करना ये किसका पार्ट है? जॉब एनालिसिस का, ग्रुप का, रेंज का, या फिर प्रॉब्लम का? फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट है, विच मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय द इंडिविजुअल। तो ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क, एक्शन और रिवॉर्ड। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉब रीडिजाइन इंक्लूड्स। यानी जो जॉब है वो रिडिजाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर, पर्सन, सिस्टम, या फिर कास्टिंग? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, इसके अंदर प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, एचआरएम इन्वॉल्व्स। यानी एचआरएम के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं? एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रेमुनरेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। एचआरएम के अंदर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड रेमुनरेशन सभी चीजों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड। यानी फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है? फाइनेंशियल फैसिलिटी, हाउसिंग, हेल्थ, या ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फ्रिंज बेनिफिट के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यानी कि हाउसिंग और हेल्थ, हर तरह की फैसिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलफेयर इज एसोसिएटेड इन एचआरएम। यानी वेलफेयर जो है वो किससे एसोसिएटेड है?
स्टाफ से, प्रोडक्ट से, सर्विस से या फिर रोल से? तो फ्रेंड्स वेलफेयर किसका होगा? स्टाफ का होगा। तो वेलफेयर जो है HRM वो स्टाफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन इज मोर क्लोज टू। तो रिक्रिएशन किससे ज्यादा मोर क्लोज है? फ्रिंज बेनिफिट से, ग्रुप से, बैंक से या फिर नेचर से? फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, फ्रिंज बेनिफिट से रिलेटेड है रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स, यानी कि वर्क पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट जो होता है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस है ड्यूटी, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी या फिर रिस्क? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पार्टिसिपेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस हैं, तो पार्टिसिपेशन जो है वो किस फॉर्म में इंक्लूड है? कलेक्टिव बार्गेनिंग है, रिस्क है, वेजेस है या फिर रेटिंग है? तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है कलेक्टिव बार्गेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ मेथड ऑफ। तो प्रोग्राम किस तरह का मेथड है? सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रेजल या रिपोर्ट? तो फ्रेंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात की जाती है तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर जॉब में रहते हुए किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसकी जो भी एबिलिटी है, जो उसकी स्किल्स है उसको इनहेंस करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग मेथड इज अ। तो रैंकिंग किस तरह का मेथड है? सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क या सर्वे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, रैंकिंग एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो कि इसके अंदर एम्प्लॉय को रैंक दी जाती है कि उसने पास्ट ईयर से इस ईयर में कितनी रैंक उसने अचीव की है, यानी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है उसके वर्क में। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज अ मेथड ऑफ। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड किस तरह का मेथड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, लॉस या फिर मार्केट? तो फ्रेंड्स क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नीड ऑफ एसोसिएशन इज अ। तो नीड ऑफ एसोसिएशन किस तरह का है? मोरल नीड है, सोशल नीड है, प्रॉब्लम है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है? फ्रेंड्स जब भी हम किसी के साथ एसोसिएशन की बात करेंगे तो वहां पे सोशल नीड आएगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज। तो जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है वो किस में आता है? जॉब रोटेशन, प्रमोशन, वर्क या सेपरेशन में? तो फ्रेंड्स जब भी हम जॉब फाइनेंशियल वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर जॉब रोटेशन आएगी। इसमें जॉब को रोटेट कर दिया जाता है जिससे कि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जो एम्प्लॉयर है या फिर जो भी मेरा बॉस है वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने मेरी जॉब को रोटेट किया है। तो एक मोटिवेशन का बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है जॉब फैक्टर इंक्लूड्स। जॉब फैक्टर में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? सस्पेंशन, वेजेस, सैलरी? तो फ्रेंड्स जॉब फैक्टर के अंदर ये सभी को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सस्पेंशन जॉब फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वेजेस भी जॉब फैक्टर में आती है क्योंकि वेजेस से ही डिसाइड होता है, और सैलरी भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन इज। तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो किस तरह का एक्शन है? ले ऑफ है, प्रमोशन है, एक्टिविटी है या फिर राइट है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, ये एक तरह का ले ऑफ है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग इज। तो मेरिट रेटिंग जो है वो किस तरह का मेथड है? पॉइंट मेथड है, रैंकिंग प्रोसीजर है, ग्रेडिंग मेथड है या फिर ऑल ऑफ दीज? फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है मेरिट रेटिंग हमारा जो है वो ऑल ऑफ दीज है। इसको हम पॉइंट मेथड, रैंकिंग प्रोसीजर और ग्रेडिंग मेथड ये सभी तरह से यूज किया जाता है। अंडर दिस अप्रोच एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ए ह्यूमन रिसोर्स, बी ह्यूमन रिलेशन, सी जुडिशियल या डी ग्रुप? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी ग्रुप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? अब हम आपको जीएसटी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शंस हैं गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जर्नल सेल्स टैक्स या फिर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसटी के फुल फॉर्म की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। सेकंड पर आते हैं, आई होप आपको ये भी इसका आंसर पता होगा। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017 या 1 जुलाई 2017? अब यहाँ पे देखिए 2017 है, इट मीन 2017 में आया था। अब आपको मंथ्स पता हो करना है क्योंकि डेट भी सबकी सेम है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी इज अ डुअल मॉडल ऑफ। अब इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल मॉडल किसका है? यूके, कनाडा, यूएसए, जापान या फिर चाइना। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे बात करें तो 3 कंट्री ऐसी हैं जो कि डुअल मॉडल पे चल रही हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसमें जो इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जबकि देखिए फ्रेंड्स ब्राजील जो है वो भी जीएसटी के डुअल कॉन्सेप्ट पे चलती है, ठीक है। तो इंडिया, कनाडा एंड ब्राजील ये 3 कंट्री हैं, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टैक्स बेस्ड ऑन। अब जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित होता है, किसमें? डेवलपमेंट के बेसिस पर, डिविडेंड के, डेस्टिनी, ड्यूरेशन या फिर डेस्टिनेशन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जीएसटी कंजम्पशन की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन किस तरह से होगा? तो देखिए फ्रेंड जीएसटी जो होता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जो कि लेविड होता है, जो भी हमारे एवरी वैल्यू एडिशंस जो भी होते हैं उस पर ये लेविड होता है, ठीक है। तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, मल्टी स्टेज है ये, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पे ई राइट आंसर होगा, ये बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियाज जीएसटी स्ट्रक्चर आज बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स। अब हमें स्ट्रक्चर बताने हैं कि इंडिया के जो जीएसटी स्ट्रक्चर हैं वो कितनी तरह के हैं, 6, 4, 3 या 5। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारा 4, 4 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब आपको ये बताना है वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर हमारा, आप फर्स्ट नोट कर लीजिए जीरो रेट, ठीक है, जीरो रेट। सेकंड है हमारा लोअर रेट, ठीक है। थर्ड आइए, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, थर्ड है स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ है हमारा यहाँ पे हायर रेट, ठीक है। ये 4 तरह की हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जीरो रेट, लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट और हायर रेट। ये चारों आप यहाँ पर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अच्छे से, हो सकता है कि ये इसमें से आप भी कोई क्वेश्चन बन जाए कि वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पर पूछा है द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी इज। अब सीजीएसटी की जो अधिकतम रेट है वो कौन सी है, ये पूछा गया है, 28, 12, 18 या फिर 20। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम सीजीएसटी की, अब आपको फ्रेंड्स सबसे पहले ये पता होना चाहिए सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, सेंटर कर लीजिए या फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रेट पूछी गई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन से हमारे चारों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं गिवन है। सही ऑप्शन है हमारा 40%। मैक्सिमम रेट है 40% की सीजीएसटी के लिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पे हमें पूछा गया है द मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज। अब फ्रेंड्स सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एसजीएसटी की क्या होती है। तो देखिए एसजीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। क्या हो गया? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देखिए यहाँ पर एक और आपको फुल फॉर्म दे रखी होगी यूटीजीएसटी। तो देखिए यूटीजीएसटी जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब ये इन दोनों की फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर मैक्सिमम रेट इनकी पूछी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एसजीएसटी की रेट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि है हमारा 20%। ये 20% होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हैं, ये तो सेंट्रल बेस्ड होते हैं, सेंट्रल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं उन सब के बेसिस पे लगाई जाती है। लेकिन यूटीजीएसटी के होते हैं, इसके अंदर जो भी हमारी सप्लाई होती है अल्कोहलिक लिकर की, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट आते हैं,
अब यहाँ पर हमें कोड्स पूछे हुए हैं। विच कोड इज यूज टू क्लासीफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को जब क्लासीफाई करते हैं तो कौन सा कोड यूज करते हैं, आपको ये बताना है। HSN कोड, SAC और HSN, GST और SAC। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले सारे कोड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे SAC कोड दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। कई जगह आपको सर्विस मिलेगी तो आप देख लीजिएगा, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए ये SAC है, यहाँ भी SAC की यही फुल फॉर्म है। अब आप HSN की देख लीजिए, तो देखिए HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। मैं ऊपर लिख देती हूँ नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग, नोमेनक्लेचर, CLATURE, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। ये HSN की फुल फॉर्म है। GST की तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्लासिफाई करने की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि SAC और HSN होते हैं, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं जब हम गुड्स एंड सर्विस दोनों को क्लासिफाई करते हैं, जबकि SAC सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करें, इसलिए ये दोनों कोड आएंगे हमारे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और चीज आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये HSN जो होता है, HSN, इसके अंदर जो कोड होते हैं वो हमारे डिजिट्स में गिवन होते हैं। और ये डिजिट्स में कैसे होते हैं, ये 2 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट में होते हैं और 8 डिजिट में। ये इतने डिजिट में ये वाले कोड मेंशन किए जाते हैं, 2 4 6 8 के डिजिट में ये कोड होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब व्हाट डज आई इन दी IGST स्टैंड्स फॉर। अब IGST में आई का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर IGST में ऑप्शंस है इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल या फिर यहाँ पर इंट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो होते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है कि IGST जो चार्ज किए जाते हैं, लेविड होते हैं, वो सेंट्रल के द्वारा होते हैं। और ये इंटर स्टेट सप्लाई जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इंटर स्टेट में, उन पर ये चार्ज किया जाता है, तब ये यूज होती है IGST, ठीक है। इंटर स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे ट्रांजेक्शंस, उसके बेसिस पर IGST को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़े बिल के क्वेश्चन हैं, वो हम कर लेते हैं। व्हाट इज द बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट किस तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए जो हमारे बिल रिसीवेबल अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट टू पे है, प्रॉमिस टू पे है और ऑल ऑफ दी है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, प्रॉमिस होती है हमारी प्रॉमिसरी नोट में। और ऑप्शन इसलिए हमारा फोर्थ भी कट जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन है ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। अब इसमें से कौन सा बिल है जो कि ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है सेम कंट्री में, एक ही देश में कौन सा बिल तैयार और स्वीकार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है इंग्लैंड, ठीक है। और जो सेम कंट्री में ना होकर डिफरेंट कंट्री में होंगे तो वहाँ पे फॉरेन बिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज याद रख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड बिल है। तो ट्रेड बिल जो होता है वो ट्रेडिंग, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस होंगे, वहाँ ट्रेडिंग बिल होगा। और जो फॉरेन बिल होता है वो अदर कंट्रीज के साथ जब हम डीलिंग करते हैं तब होता है। और एकोमोडेशन बिल
एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के पर्पज से जब वो उसको बिल देता है तो एकोमोडेशन बिल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनकी मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करता है या लिखता है, क्रेडिटर, डेटर, होल्डर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात करें तो जो होल्डर होता है, बिल का होल्डर है, वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, और वो डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, हम यहाँ पे होल्डर की बात करें, होल्डर करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस पर्सन को क्या कहते हैं जो ड्रॉ करता है बिल को, ड्रॉअर, पेई, ड्रॉई या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो बिल को ड्रॉ करता है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे उसको बोला जाता है ड्रॉअर, और जिसको बिल दिया जाता है वो कहलाता है ड्रॉई, और जो उसका पेमेंट लेता है, उसको पेमेंट करता है, वो बोलते हैं पेई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ड्रॉअर। जो ड्रॉ करता है यानी कि बिल को लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट ड्रॉअर गिव्स टू द ड्रॉअर फॉर पेमेंट। यानी कि वो जो भी मेंशन मेच्योरिटी टाइम होता है, जैसे कि 3 महीने का टाइम है, उसमें जो 3 दिन एडिशनल उनको दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंडीशनल डेज, एडिशनल डेज, डेज ऑफ ग्रेस या फिर डेज ऑफ रिबेट। तो फ्रेंड्स उन 3 दिन को कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 15 मार्च को उसकी मैच्योरिटी होने वाली है बिल की, तो उसका पेमेंट कितना होगा, 18 मार्च। ठीक है, 3 दिन ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ऑप्शन नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि बिना किसी शर्त के बिल कब स्वीकार किया जाता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में, कंडीशनल, ब्लैंक या फिर जर्नल में। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बिना किसी कंडीशन के किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड और कंडीशनल दोनों एक ही को कहा जाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज और रेफर्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है, एक ही नाम से दोनों को जाना जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि यहाँ तो बात की जा रही है विदाउट कंडीशन, लेकिन इन दोनों में ही कंडीशन होती हैं कि जैसे कि कितना सम, किस मोड से, कहाँ पे पेमेंट करना है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो ए ऑप्शन कट गया, बी कट गया। ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है, ये एक्सेप्टेंस ब्लैंक पेपर पे दी जाती है, यानी कि आपका बिल ड्रॉ नहीं हुआ है, उसी से पहले आपने एक ब्लैंक पेपर पे पहले से एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, वो ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है। तो यहाँ पे विदाउट कंडीशन पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि हम आपका जर्नल एक्सेप्टेंस, बिना किसी एक्सेप्टेंस के दे रहे हैं बिल, तो वो जर्नल एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं when the bill is noted from the notary public it is known है, यानी कि जब नोटेड होता है नोटरी पब्लिक में तो उसको क्या कहा जाता है, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नोटिंग, और इसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। यानी कि इस पूरी प्रोसीजर में जितने जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है कि नोटिंग चार्जेस लगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स। यानी कि रिबेट के अंदर रिटायरिंग छूट के साधनों के तहत किसी विधेयक को क्या कहा जाता है, यानी कि मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाएगा, डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल यानी कि बिल का डिसऑनर होना, मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल आफ्टर द ड्यू डेट यानी ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट होता है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रिबेट पर देते हैं कोई भी बिल तो उसको कहा जाता है कि ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।